अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक को आप मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग के साथ साथ सलाम के साथ साथ आपकी खैर आफियत दरियाफ्त करने के लिए मुझे पता है कि आज के अगर पूरे दिन की बात करें या पूरे शो की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपसे शेयर करनी है फ्लेवर्स के तौर पर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा। बिकॉज अगर मैं अपने वीकेंड की बात करूँ तो मैंने फुल आराम किया क्योंकि वीकेंड था भी इस दफ़ा कम हैपनिंग। अगर पॉलिटिकल हैपनिंग के एतबार से बात की जाए तो आपको पता है इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करते हैं पॉलिटिकल हैपनिंग का। तो लाहौर में एक हैपनिंग लिबर्टी चौक पे रही। मरीम नवाज ने यौम तकबीर के हवाले से जलसे से खिताब किया, लेकिन उसकी सूरत हाल भी आपने ऑन एंड ऑफ देखी अपने सोशल मीडिया पे। लेकिन इस्लामाबाद की हैपनिंग भी आजकल डाउन ही जा रही है। तो फिर सोहा से जब आपने इंट्रोडक्शन ले लिया तो फिर फौरी तौर पर हरमीत पाजी के पास चलते हैं। उनके बगैर हम शुरू कैसे कर सकते हैं अपना शो। सो अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने तो फरमाया कि इस वक्त सारी नज़रें जो हैं लाहौर पर ही होती हैं, लेकिन आपने इससे कबल देखा कि हलचल कहीं ना कहीं यहाँ पे भी होती रहती है और कहीं ना कहीं आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है और फिर मीडिया और सोशल मीडिया भी उससे भर जाता है और ऐसे में बहुत सारे सवालात भी उठना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में आपने जो फरमाया कि कल लिबर्टी चौक जो है जिसको टारगेट किया गया, और लिबर्टी चौक के मैं हवाले से अगर बात करूँ तो अमूमन हमने इसको देखा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे मजमा जो है वो रहता है। लेकिन कल जिस तरह हमने देखा कि मरीम नवाज साहब और वहाँ पे हमने देखा कि भरपूर शिरकत भी लोगों ने की और वहाँ पे उस जगह का इंतखाब करना, यानी कोशिश ये थी कि तहरीक इंसाफ को सीधा सीधा ये मैसेज देना था कि हम भी कम नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो एक शख्स जिसे सिर्फ और सिर्फ एक जगह तक महदूद कर दिया गया, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, उसके टेलीफोन सिस्टम तमाम तर सिग्नल को डाउन कर दिया गया, बिजली गैस सारी चीज़ों को अगर आप बंद कर लेते हैं और उसे अकेले रूम में डाल लेते हैं और उनके बड़े बड़े लोगों को, लीडर को आप जेलों में डाल लेते हैं, तो फिर ऐसे में बड़े बड़े जलसे करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हरमीत, बड़े जलसों की हम बात करें लेकिन देखने वाले और सुनने वाले ये कह रहे हैं कि कल के लिबर्टी राउंड अबाउट पर जो लोगों की तादाद थी वो ना होने के बराबर थी। जो मैंने देखा, चूँकि मैं लाहौर में भी थी और मैंने भी वहाँ से गुजरे, हम उसका शो शुरू होने से पहले भी जो कि नून लीग पावर शो करने का क्लेम कर रही थी, उसके पहले भी हम वहाँ से गुजरे और उसके बाद के मनाजिर भी हमने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा देखे। लोगों की यहाँ तादाद इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ऑल दो मरीम नवाज ने कल खिताब भी किया और ख़िताब में अपनी रवायती बातों को ही उन्होंने किया। लेकिन अगर आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, रात देर तक बल्कि रात गए उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जवाज़ और जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई और उसके बाद फिर हमने जो उसके साइड इफ़ेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स देखे, मतलब अगर हम ओवर द वीकेंड बात करें तो आपको पता है ऑन एंड ऑफ ये खबरें आती रहती हैं, कभी कोई पीटीआई छोड़ के जा रहा है, कभी कोई पीटीआई छोड़ के जा रहा है। और अगर जहांगीर तरीन की बात करें तो लाहौर में उनके डेरों के बाद वो तमाम लोग जो कि पीटीआई छोड़ रहे हैं वो उनसे ऑन एंड ऑफ मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर हम बात करें इमरान इस्माइल की, अली जैदी की, तो ये दो बड़े नाम जो कि बड़े लॉयल समझे जाते थे, और दो के लॉयल होंगे भी, लेकिन अभी सूरत हाल ये कि इन दोनों ने भी पीटीआई को और सियासत को ही फिलहाल खैराबाद कह दिया है। और इस सूरत हाल में अब जो एक चीज़ हमें कॉमन नज़र आ रही है, बल्कि एक चीज़ का जिक्र करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, सियासतदानों के साथ साथ खतीजा शाह का जो केस है उसमें बड़ी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। बेल से लेके उनको जेल में जब डाला गया तो कहा जा रहा था कि घर से खाना नहीं जा रहा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। बट ऑल दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कल उनका भी एक वीडियो पैगाम आया, जिस वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि भी मैं उस 9 मई के वाक़यात को कंडेम करती हूँ और वो हीट ऑफ द मूवमेंट था जिसमें मैंने ट्वीट की, आधे घंटे के अंदर मैंने उस ट्वीट को रिवर्स कर दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और उसके बाद उन्होंने ऐसे करके मोबाइल को फेंका। आई डोंट नो कि आपने वो वीडियो तरीके से देखी या नहीं देखी, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऑल दो कि गलत भी हो सकती है लेकिन ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। और सुबह अजीब सी रीत चली है शहर में। अगर हम देखें, एक तरफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है प्रेस क्लब में, और आपको एक और बात मैं बताता तो चलूँ, क्योंकि मैं इस प्रेस क्लब का मेंबर भी रह चुका हूँ, 2 दफ़ा मैं इलेक्शन भी जीत चुका हूँ। तो जो प्रेस क्लब में अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो वहाँ की एक फ़ीस होती है, वो हम लेते हैं 30 से 40,000, लेकिन वो माफ़ी भी है। फिर कुर्सी में आप बैठ जाएँ, आपके सारे गुनाह धोए दिए जाते हैं। आप जो खदीजा शाह के हवाले से जिस किस्म से ट्विटर और फिर उससे कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम तर सूरत हाल बड़ी मुतनाज़ तौर पर जो हमने देखी मुख्तलिफ मीडिया में और बड़े सवालात उठाए गए। और अचानक आप ये देखें कि अगर खदीजा शाह के लिए ये माफ़ी हो सकती है और एक स्क्रिप्ट उसको भी थमा दिया जा सकता है, तो फिर ऐसे बहुत सारी ख़वातीन, ऐसे
बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको भी अगर ये स्क्रिप्ट थमा दी जाए तो मेरे ख्याल में रियासत जिस समत जा रही है और जो सख्ती से निपटने, मैं तो चाहता हूँ कि उन लोगों से निपटा जाए जिन्होंने तंजीबात पर हमला किया और सख्ती की जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कई साइड पे थे जहाँ लोकेशन ट्रेस करके उनको उठाया गया घरों से, तो मेरे ख्याल में उनके साथ भी इसी तरह इंसाफ होना अच्छा हमीद, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, मैं चाहती हूँ कि आपसे भी और हमारी जो पब्लिक है जिसके लिए हम पूरा शो कंडक्ट करते हैं, उनकी बात भी करते हैं, अपनी बात भी करते हैं, सियासतदानों की बात करते हैं, हुक्मरानों की बात करते हैं, हर वो चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो कि आम हर तबके में इस वक्त ज़ेर बहस है। अगर हम बात करें 9 मई के वाक़यात की, तो जो लोग PTI को छोड़कर जा रहे हैं, अगर वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस भी हैं, तो क्या ये उनकी सज़ा है? क्या ये उनके साथ, मतलब अगर आपको लग रहा है कि उनको सज़ा देनी चाहिए, तो इस तरह से आप उन मुजरिमान को सज़ा दे रहे हैं? अगर आपने उनको वाकई सज़ा देनी है, तो क्या आपको लगता है कि क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड ये है कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सियासत छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से आपने अजाला कर लिया 9 मई के वाक़यात का, सज़ा तो आप तब भी नहीं दे रहे, तो उनको पकड़ धकड़ कर छोड़ देना, आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, लेकिन ऑल दो 9 मई के वाक़यात को इसी तरह से मजम्मत करके बात को दरगुजर किया जा रहा है या बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। और तो हम आगे बढ़ते हैं, आज के पूरे प्रोग्राम में हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी शेयर करनी है। पाकिस्तान में एक चीज़ जो नहीं हो रही, जिसके होने के लिए हम भी, आम आवाम भी शिद्दत से इंतज़ार कर रही है, वो है आम इंतखाबात, यानी इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो हमें वाहिद वे आउट नज़र आता है इलेक्शंस के तौर पर। अगर हम देखें तो इलेक्शंस ही हैं वो चीज़ जो कि अवामी मैंडेट को हुक्मरानों को अदालतों के सामने, इस्टेब्लिशमेंट के सामने और हर सियासतदान के सामने लाकर रख सकते हैं कि अवाम दरअसल चाहती क्या है, बट ऑल दो इलेक्शन हो तब। लेकिन पाकिस्तान तो सूरत हाल ऐसी है, आपको पता है कुछ दिन पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि तुर्किया में जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं और एक बार फिर से तीसरी बार रजब तैयब एर्दोगान जो है वो सदर मुंतखब हो गए हैं। अब तक की सूरत हाल, बल्कि अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज कुछ हद तक थे, लेकिन अब जो परसेंटेज है वो 68 और 48 की जा रही है। अपोजिशन की अगर बात करें तो कमाल उगलू जो है वो इनके ऑपोजिट थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, अगर देखा जाए ऑलमोस्ट के ये आपका जो गैप है हरमीत वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं इसको कह सकते। अगर 68 और 48 की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बट ऑल दो अवाम ने अपना फैसला सुनाया है और उनका फैसला ही यही है कि वो एक बार फिर से रजब तैयब एर्दोगान को अपना सदर मुंतखब करते हैं। सोहा, अगर आप देखें यानी ये बहुत बड़ी बात है कि रजब तैयब एर्दोगान की अगर बात की जाए तीसरी मरतबा तुर्की के वो सदर मुंतखब हुए हैं और जिस तरह जोश वलवला। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम इनको देखें, इनके करियर के हवाले से देखें, मेयर से ये शुरू हुए थे 1994 में, इस्तांबुल के मेयर रहे, फिर 2003 से 2014 तक ये वज़ीर आज़म रहे हैं। लेकिन अगर इनकी पार्टी की बात की जाए, जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी जो इन्होंने इसके को फाउंडर भी हैं, आप इनको देखें जो निशान इन्होंने रखा था बल्ब, और एक अगर इनकी हिस्ट्री देखें तो एक मछेरे का बेटा था ये और गुर्बत से शुरुआत हुई, कहाँ से और कहाँ ये पहुँच गए। लेकिन इन्होंने सिर्फ खोखले दावे नहीं किए, खोखले नारे नहीं लगाए। हमने देखा जितनी भी मुस्लिम रियासतें हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट का भरपूर रोल होता है, खासकर चाहे पाकिस्तान की मैं बात करूँ या तुर्किया की बात करूँ, वहाँ पर बहुत सारे वज़ीर आज़म ऐसे गुजरे हैं जिनको कत्ल किया गया, जिनको जहर दिया गया जब भी वो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट आए। और फिर हमने ये देखा कि 2016 में जब वहाँ की अफवाज टैंके लेके आगे निकली तो वहां की आवाम जिस तरह रोडों पर, सड़कों पर आई और उनको रोका, तो मेरे ख्याल में फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गईं और सदारती निजाम में सारी सूरत हाल को बदला गया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, कमाल अतातुर्क की जो पार्टी है, जमहूरी हल पार्टी, तो उसने भी मेरे ख्याल में दोबारा कम बैक की और कमाल की सरबराही में जबरदस्त कम बैक किया। मेरे ख्याल में इतना परसेंटेज नहीं है, अगर देखा जाए मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना हमने एक बात बिल्कुल ठीक है कि वो इनकलाब जो बड़ी आम आवाम सड़कों पर निकल कर लेकर आई है ना, उस इनकलाब के बाद ही अवामी मैंडेट जो है वो हमेशा तुर्किया का अगर ख़ासतौर पर बात की जाए तो डेवलपमेंट, वो चाहे सियाहत हो, चाहे उनकी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे उनकी तरक्की हो, यूरोपीय यूनियन से उनके ताल्लुकात हो, हर चीज़ को इस्टेब्लिश करने के बाद आज तुर्की को ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग स्टेट माना जाता है डेवलपमेंट के अतबार से। ख़ासतौर पर आज सूरत हाल की बात की जाए या फिर अगर वहाँ पर रहन सहन की बात की जाए, तो इन सारी सूरत हाल में अभी जो अवाम ने अपना फैसला सुनाया है उसके बाद अभी सूरत हाल तुर्की की जो है ऑन एंड ऑफ हम आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन अब तक के अपडेट यही है कि तीसरी बार सदर मुंतखब हो गए हैं रजब तैयब एर्दोगान। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। एक और ख़बर है जो हमने आपसे शेयर करनी है जो कि काफ़ी अच्छी भी है और काफ़ी अनोखी भी है। अगर हम भारत में बात करें तो आज के पूरे रनडाउन में 2-3 ऐसी खबरें हैं जो कि भारत से हैं, लेकिन पहली खबर खुशआइंद खबर है। पार्लियामेंट की एक बिल्डिंग है
जिसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। और चूँकि अगर पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ पर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसके इफ्तिताह में मौजूद थे। मतलब सिख बरादरी से भी लोग मौजूद थे, मुस्लिम बरादरी से भी, अगर पारसी की बात की जाए तो पारसी भी वहाँ पर बड़ी तादाद में थे। मतलब हर मज़हब से लोग वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पर भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में सूरह रहमान की तिलावत की गई। तो तमाम लोगों ने, नरेंद्र मोदी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और कुछ उनके वज़राए आज़म और कुछ उनके मुशीरान और वज़ीर वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने खामोशी से, एहतराम से सूरह रहमान को सुना, और इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया, और सोशल मीडिया पर भी खबर काफ़ी वायरल रही। और इसलिए मैं इसको कहती कि खुशाइंद खबर है कि अगर आप पार्लियामेंट में हो या इस तरह के प्लेटफॉर्म पर हो जहाँ पर आपने तमाम मज़ाहिब को इज़्ज़त देनी हो, तो वहाँ पर यह बनता है कि आप एहतराम करें हर उस मज़हब का जो कि जिन लोगों के साथ मिलके आप एक पार्लियामेंट बनाते हैं और जिन लोगों के साथ मिलके आपका मुल्क बनता है। सोहा, ये बहुत अच्छी खबर है। मेरे ख्याल में कुछ पॉजिटिव चीज़ों को भी हमें लेना चाहिए और उससे सीखना भी चाहिए। अगर हम देखें यही पार्लियामान इससे कबल जो थी, इसमें हमारी जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहब, उसका पाठ भी हुआ। आज सूरह रहमान के का जिस तरह हमने देखा कि मौलवी साहब ने जिस तरह पढ़ाया और पूरे लोगों ने बड़ी खामोशी से, बड़े एहतराम से सुना, और सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। हिंदुस्तान चाहे हम उस पर बहुत तनकीद भी करते हैं, लेकिन आज अगर हम देखें दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत वो बन चुकी है और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो बड़े बड़े नाम मुस्लिम से, अगर हम देखें मुस्लिम लीडर्स की बात की जाए तो प्रेसिडेंट से लेकर, और फिर अगर आप जाएं तो हमें आर्मी में बड़े बड़े ओहदों पर वहां पे फाइज लोग नजर आते हैं। और अभी भी आपको याद होगा कि वजीर दाखिला की पोजीशन तक, या बहुत सारे ऐसी चीज़ों में हमने देखे बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री उनके पास रही हैं, जो मेरे ख्याल में सियासत या रियासत में जब सबको जोड़ के आप लेके जाते हैं और इंटेलेक्चुअल को आगे लेके जाते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से, किसी धर्म से भी है, लेकिन आप उनको आगे लेके जाते हैं और उसको, उस रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा पैगाम है और हमें भी इसे सीखना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि कोई सिख जो है वो किसी जगह का स्टेट, किसी सूबे का वज़ीर आला हो, या कोई हिंदू वज़ीर ख़ारजा बने, या इसी तरह क्रिश्चियन एक बड़ी पोजीशन पे है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारा जो रैंक है, फौज में भी जो रैंक है, कर्नल से आगे हमें बढ़ने तक नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। मेरे ख्याल में स्टेट इसी तरह आगे निकलेगी, और इसे ही हम जमहूरियत भी कहते हैं कि हर किसी की आवाज़, हर मज़हब को एहतराम, और हर मज़हब की आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट ना सिर्फ बल्कि आवाम और पूरी दुनिया तक पहुँचानी चाहिए। और तो आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी ज़बरदस्त सी खबर है। अगर आप खबर कही है इस खबर को हरमीत पाजी इसका फॉलोअप करें। लास्ट डेज में आपको पता है मैंने खबर दी थी कि सऊदी पहली खलाबाज खातून जो है वो एक मिशन पे स्पेस में पहुंची हैं, और वो 5 लोगों का एक पूरा ग्रुप है जो कि वहाँ पहुँचा है। 1 हफ्ता उन्होंने खला में स्टे करना है, उनके कुछ टूर्स हैं इस तरह के। लेकिन अब आपको पता है उन्होंने ट्विटर पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी पिक्चर शेयर की है। मतलब एक तो उनके पास क्रेडिट ये है कि वो खलाबाज खातून है और सऊदी अरब की पहली खातून है, जो कि सऊदी अरब में आपको पता है ड्राइविंग से लेके अब हर चीज़ तक हम आहिस्ता से ख़वातीन को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और पहली जो चीज़ थी अब वो काफ़ी ख़त्म होती जा रही है ख़वातीन को लेके। जो स्टीरियोटाइप थे वो काफ़ी ब्रेक किए हैं ख़वातीन ने सऊदी अरब तक में भी। लेकिन वहाँ से अब उन्होंने एक पिक्चर शेयर की है, स्पेस में वो मौजूद है, और वहाँ से मस्जिदुल हराम की खबर है। और ये खबर होने के साथ साथ उन्होंने सिर्फ खबर नहीं दी बल्कि तस्वीर भी शेयर की है, चूँकि अब उनका मिशन जो है या उनका जो पूरा एक ब्लॉक है जिसमें वो सवार हैं और वहाँ से जो गुजर रहे हैं, तो उन्होंने देखा है कि ऊपर से एक ही जगह है जो रोशन नज़र आ रही है, और उसको फ़ौरी तौर पर कैमरे की आँख ने कैप्चर कर लिया है, और वो निशानदेही कर रही हैं अपनी इस वीडियो में, अपनी इस पिक्चर में और अपने ट्विटर अकाउंट से कि ये मस्जिदुल हराम है जो कि रोशन नज़र आ रही है आपको बहुत दूर। जब हम आसमान में यानी हम खला में हैं तो वहाँ से भी ये रोशन जगह जो आपको नज़र आ रही है, इसे मस्जिदुल हराम कहते हैं। इससे पहले आपको पता है सऊदी अरब के ही एक खलाबाज है, सुल्तान अल नियादी उनका नाम है, उन्होंने भी इस तरह की एक पिक्चर शेयर की थी। लेकिन इनका एक क्रेडिट है कि ये खातून है, ऊपर से खलाबाज है, और फिर ये वीडियो उन्होंने कल शेयर की और कुछ ही देर में बस वो वापस पहुँच जाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह ऐसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ख़वातीन के हवाले से सऊदी अरब का एक नया स्टैंड जो है वो ख़वातीन को दोबारा ला के खड़ा कर रहा है, चाहे वो रियासत की सियासी मामलात हों या हम रियासती इदारों के मामलात की बात करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर एक साइंटिस्ट का, और फिर दूसरी बात मज़हब के साथ अटैचमेंट की बात की जाए तो चाहे वो सऊदी अरब का खित्ता है, पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का, तो कहीं ना कहीं लोगों की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, दीगर दुनिया की बात करें, तो वो इस तरह से ज़्यादा
तो उनका फोकस साइंस पे ज़्यादा होता है इन चीज़ों पे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है, वो पहली बार सऊदी की खातून है, पहली बार ऊपर जा रही, तो उन्होंने ये जज्बाती मनाजिर जो हैं ट्विटर पर शेयर किए। मेरे ख्याल में हम उनको एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं कि वो ये सफ़र अल्लाह ताला करे कि उसकी कामयाबी से तय करके आए। So we have a program with full of colors और daily dose और top stories. We have so many things to discuss with you guys. लेकिन उसके लिए एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। You just keep watching. Good morning public. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। होपफुली कि आपने अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में किया होगा। अगर नहीं किया तो कुछ इंटरेस्टिंग खबरें देकर हम आपको बताना चाहते हैं कि यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ अनटिल और अनलेस अपने बेड से उठेंगे, दिन का आगाज़ करेंगे, कॉग्निटिव प्रोसेस तेज़ करेंगे, कुछ सोचेंगे तो ही कुछ बनेगा ना आपका। बट ऑल्दो आपको सोचने पे मजबूर करने के लिए कुछ ऐसी खबरें हम लेकर आए हैं जिसे हम कहते हैं डेली डोज। सो लेट्स डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम। तो आज का पहला डोज जो हमने आपको सुबह जगाने के लिए देना है वो है अमरीकी यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर अफगानिस्तान के सदारती तर्जुमान जो हैं उनका नाम है नजीब आज़ाद और उनकी अहलिया सरवत। उनकी कोशिशों से हरमीत पाजी ये खबर वैसे आपसे भी काफ़ी ज़्यादा मुंसलिक है, इस लिहाज से कि पश्तून डांस जो है जिसे अंतड़ कहा जाता है उसका बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पर इस यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वैसे आपने इसको करेक्ट कर दिया, वैसे मुझे ये लिखने में ऐसा लगा था तो मुझे लगा कि इसको इस तरह से कहते हैं, लेकिन ये बोलने में क्या है, कहने में क्या है, इससे ज़्यादा अच्छा अगर हमारा कोई प्रॉपर सेट होता ना तो हरमीत पारी से मैं कहती कि आप करके भी दिखाएं ज़रा कि इस डांस को दरअसल करके कैसे दिखाते हैं। लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी की कोशिशों से, जो कि अफ़गानिस्तान से इनका ताल्लुक़ था और वहाँ से ये हालात ख़राब हुए अफ़गानिस्तान में तो ये अमेरिका शिफ्ट हो गए, वहाँ की यूनिवर्सिटी में ये दोनों पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी अनथक कोशिशों की वजह से बाकायदा इस डांस को अब वहाँ पर कोर्स के तौर पर मुतारिफ करा दिया गया है और 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात हरमीत पाजी जो कि बाकायदा तौर पर इस डांस को सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसकी मुश्किल होता है, आसान होता है ये डांस? वैसे सोहा बिल्कुल अतन वैसे बड़े मज़े का है, और जब भी खुशियों का मौका होता है, कोई सालगिरह सेलिब्रेट करनी होती है, कोई शादी होती है, तो उसी पे अतन जो है रक़्स किया जाता है मखसूस अंदाज में, और थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पश्तो में ख़ासकर खटक कबीला जो है वो इससे ज़्यादा रिलेटेड है, और अफ़गानिस्तान वज़ीरिस्तान के इलाके के जो लोग हैं वो भी ज़्यादा अतन खुशी के मौके पर करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पठान हमारे जितने भी हैं, और फिर हिंदुस्तान की जो पंजाबी है, पाकिस्तान के पंजाबी ने इसको थोड़ा साइड पर कर लेता, अगर कोई बुरा मनाता है तो माजत उसके लिए, तो ये दोनों अपने कल्चर अपने रीत पर बड़े पक्के हुए, और बाहर दुनिया में भी इस चीज़ को उन्होंने इस पर स्टैंड लिया है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े मेले ठेले या रीत रिवाज के मुताबिक सारी चीज़ें होती है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी रिवायत है जिसको रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, और उसका ख्याल भी रखना चाहिए, इसको महफूज करना चाहिए। जी इन्होंने क्या किया है, वहाँ पर बाकायदा एक कंपटीशन हुआ जिसमें डांस परफॉर्मेंसेस हुई, और आपको पता है भारत में खासतौर पर रक़्स को तो एक धर्म के तौर पर माना जाता है, लोग सीखते हैं, सिखाते हैं, और बाकी भी अगर हम बात करें इकसाम की, बहुत सारी आपको पता है अब तो काइंड्स आ गई है ना, कोई क्लासिक है, कोई पॉप है, कोई हिप हॉप है, इस तरह के। वैसे तो अगर हम कल्चर्स की बात करें तो हर कल्चर का अपना एक डांस फॉर्म है, लेकिन उसके अलावा जब एक कंपटीशन हुआ और वहाँ पे तमाम बच्चों और बच्चियों को कंपटीशन में मुख्तलिफ डांस करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये डांस भी मुतारिफ कराना चाहिए। तो अब बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि इज़ अ काइंड ऑफ ग्रुप डांस ना, जिसमें ग्रुप होता है, गोल बिल्कुल आप बनाते हैं, जैसे कि अभी आप डांस करता देख भी रहे हैं। मैंने आपसे कहा मीत पाजी को तो ज़्यादा बेहतर पता होगा, तो ये जो है ना ग्रुप की सूरत में डांस करते हैं, और थोड़े हाथ के स्टेप ज़्यादा होते हैं और पाँव के कुछ मौक़ों पे ज़्यादा स्टेप होते हैं, लेकिन देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आपको पता है अक्सर शादियों में भी जब इस तरह का डांस सोहा, अगर आप वज़ीरिस्तान के इलाकों के लोगों की बात करें तो यहाँ पे एक तो ये अमेरिकन बॉयज़ हैं सारे, और ख़वातीन भी इसमें शामिल है, लेकिन ज़्यादातर वज़ीरिस्तान या बलूचिस्तान में जो पठान हैं हमारे, या पेशावर में, तो उनके बाल इसके लिए खासे लंबे बाल रखे होते हैं, और इसमें हाथों के साथ साथ जो है बालों का बड़ा आपको वो अंदाज भी बहा जाएगा। दूसरी बात, आपने जो मौसीकी के हवाले से की, तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे लोग जो उर्दू जो पश्तो नहीं भी जानते हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, लेकिन पश्तो म्यूज़िक एक ऐसा म्यूज़िक है, जिस तरह हम हिंदुस्तान के मौसीकी की अगर बात करें तो उसी का जिस तरह तड़का लगता है, तो हमने देखा कि बहुत सारे घरों में जिनको नहीं आता पश्तो बोलना, सी समझ भी नहीं आती, लेकिन उन्होंने डांस के मौके पर या किसी सूरत में किसी शादी ब्याह में जो है उन्होंने इसका तड़का ज़रूर वो डालते हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं हरमीत पाजी के खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने का बेहतरीन तरीका नाच ही होता है। नाच के आप जो एक्साइटमेंट का इजहार कर सकते हैं वो किसी और चीज़ से आप नहीं कर सकते। खैर हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं फ्रांस से। अगली खबर, फिक्शन मूवीज़ आपने देखी होंगी और आपको पता है फिक्शन मूवीज़ में इस तरह की इमेजिनरी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब फ्रांस में सैर सियाहत के लिए, सैर सपाटे के लिए जो लोग आते हैं, इनको बड़ा शौक होता है मुख्तलिफ चीज़ें देखने का, कैप्चर करने का, मूवीज़ पिक्चर्स बनाने का। अब ये एक द्योहिकल टाइप एक मशीन बनाई है उन्होंने, जो कि आधा आदमी है और आधा बैलनुमा है,
अब यहाँ पे अब समझ नहीं आ रहा कि इसको हम बैल कहें या इसको आदमी कहें, बट उन्होंने ये बना दिया है एज ए फिक्शन। इसको आप इमेजिनरी एनिमल भी कह सकते हैं, बिकॉज रियल में तो कोई ऐसा एनिमल पाया जाता नहीं है। खैर ये बहुत बड़ा है साइज़ में और इस पे लोग बैठ रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भाई बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है। आपको पता है रवीद भाई, अगर आप फ्रांस की बात करें, मुख्तलिफ इस तरह के ममालिक की बात करें, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह का लॉन्च करते रहते हैं नई चीज़ जिद्दत के साथ, जो कि उनके सियाहत को फ़रोग़ देती है। ना सिर्फ वहाँ पे फ्रांस की बात कीजिए बल्कि पूरी दुनिया में तो लोग दूर दूर से सिर्फ देखने के लिए ज़रूर जाते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तो फिक्शन फिल्म जो है, फिर उसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोग वैसे भी अट्रैक्ट होते हैं, और फिर अगर इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, आपको याद होगा चाइना में लास्ट ईयर बहुत बड़ी तकरीबात हुई थी और उसमें इसी तरह जो है मुख्तलिफ कैरेक्टर जो है थे वो भी हमने देखे थे और बहुत बड़ी तादाद लोगों की थी देखने के लिए, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए थे और कुछ में मैं भी शिरकत कर चुका हूँ। तो उसमें मैंने खुद भी देखा है कि बड़े हैरानकुन किस्म की चीज़ें होती हैं जिसको देख के यकीन नहीं आता कि हाँ यार ये आर्टिफिशियल है या वाकई में ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमने कभी फिक्शन मूवी में देखा है। तो मेरे ख्याल में आपने तो फरमाया कि इनको अट्रैक्ट करना ये बहुत बड़ी बात है टूरिस्ट को। अब हम आपको ऐसे परिंदा दिखाएंगे जो बेसिकली है क्या मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में आहिस्ता कदम बढ़ाते बढ़ाते पीटीआई और पीटीआई और अगर बात की जाए हुकूमत की, तो मुज़ाकरात की टेबल तक पहुंचने से पहले ही अब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो कमेटी इमरान खान की जानिब से बनाई गई है वो मुज़ाकरात वाली है नहीं, हम उससे मुज़ाकरात नहीं करेंगे और ना ही माहौल मुज़ाकरात वाले हैं। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी अब जाकर दिखाना, और ये कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस पर हम बात कर लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है आज के इस प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आपसे बेहतरीन तबसरा कोई नहीं कर सकता। क्या ही मैं आपसे सवाल करूँ, इस सारी सूरत हाल में पीटीआई खाली हो गई है, हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करे तो किससे करे, और फिर जो कमेटी इमरान खान की तरफ से बनाई गई है ख्वाजा साद रफ़ीक, उस पर कहते हैं कि हम तो उस पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो मुज़ाकरात किस चीज़ पर होने हैं, क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये है कि ये बहुत सी चीजें जो हैं जो ज्यादा खराब होती चली गई हैं वो एक तरफा जनाब इमरान खान साहब की तरफ से। अब जो उन्होंने कमेटी बनाई है उनमें जो ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बाकायदा डंडे हाथ में लेकर जो है क्राउड में गाड़ियों पर बरसाते फिर रहे हैं, जिन्हें आग लगाते फिर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को अगर कमेटी में शामिल कर देंगे जिन्होंने अपने हाथों से आग लगाई, जो क्राउड को लेकर चल रहे हैं और जो क्राउड में जो है इश्तिहार फैला रहे हैं और एंटी आर्मी एंटी स्टेट नारे लगा रहे हैं, तो आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? यानी आपका क्या ख्याल है, कौन सी ऐसी हुकूमत? सर, वो क्या चाहते हैं, वो डायरेक्ट इमरान खान से मुतालबात करें या उनसे मुज़ाकरात करें? नहीं, मसला यह है इमरान खान की कौन सी कल सीधी है। वो ऐसी चीजें, यानी गिरफ्तार किया शहबाज गिल को, कोई 48 घंटे या 4 दिन या 3 दिन वो रहे और बाद में बाहर आए तो उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, इतनी बड़ी चीज कह दी कि जैसे वो भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और लोग भी जो है परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। आजम सवादी के साथ क्या हुआ और उनके बारे में क्या कहा गया। तो खुदा का खौफ करें यार, सियासत तो इसका नाम है जो इमरान खान ने आकर ली हुई है और लोगों ने सियासत नहीं की है, पहले अपोजिशन नहीं ली है। 48,000 कारकुन गिरफ्तार हुए इस मुल्क के अंदर एक वक्त में। शाही किले के तहखाने भरे हुए थे, लोगों को जिस तरह वहां तजलील की गई, लोगों की जिस तरह तौहीन की गई, पूरा ज़ियाउल हक का जो दौर था, टेरर का, दहशत का, खौफ का, कोड़े का, फांसी का, अजाब का, मुसीबत का लोगों ने झेला है ना। सर, आपको क्या लगता है सर, सारे सियासतदान पीटीआई छोड़कर क्यों जा रहे हैं? 9 मई के वाकयात की वजह से, 9 मई के दिन की वजह से? मैं ये समझता हूँ कि लोगों के लिए ये वो सारे के सारे आप जीने थे जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ये वो लोग थे जिनको पकड़ कर शामिल किया गया था और फिर वो खुद ब खुद निकल रहे हैं, खुद ब खुद निकल रहे हैं। सर लगारी साहब, आपसे ये सवाल करूंगा। लगारी साहब, अगर हम देखें, आपने जो बात की कि बहुत सारे लोगों को जेलों में डाला गया, बहुत सारे को तशद्दुद हुआ, क्या रियासत में ये सिलसिले पर हम फख्र करेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो साहब और उसके कारकुनान को शहीद किया गया? क्या इस पर फख्र करेंगे कि नवाज शरीफ साहब के कारकुनान को गिरफ्तार करके उन पर तशद्दुद हुआ? क्या अब जो गिरफ्तार हुए कारकुनान, उनकी वीडियोज़, उनकी ऑडियोज़ या जिस किस्म से चीज़ें लीक हो रही हैं, क्या रियासत का ये तरीका दुरुस्त समत में जा रहा है? ये सवाल है सिंपल सा, और इस पर हमें फख्र करना चाहिए कि माजी में बहुत तशद्दुद हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, इनको भी सहना चाहिए। तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं सर?
करप्शन नहीं, किसी पॉलिटिकल वर्कर के साथ एक सेकंड के लिए भी कोई ज्यादती नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर असासा होते हैं इस लोगों का, अवाम का, वो अवाम के दरमियान रहने वाले। ये जो नीम पागल किस्म के लोग जो बिल्कुल समझो फिक्र से आ रही है, इसकी स्मार्टफोन की पैदावार लोग जो अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर कहते हैं, जिनको गर्मी में जो है वो ज्यादा गर्मी लगती है तो कहते हैं इनकलाब नहीं आएगा। सर तो फिर स्मार्टफोन अगर है तो मैं माजरत चाहता हूं सर, इलेक्शन करा दें। क्यों भाग रहे हैं एक पार्टी को कनपट्टी पे गंद रख के, उनको जिस तरह पार्टी और एक स्क्रिप्ट थमा दी जा रही है, क्या ये सिलसिला दुरुस्त है सर? क्या ये जमहूरियत में होना चाहिए? जिस तरह शामिल किया गया था, ये पार्टी एब्सोल्युटली मुल्क दुश्मन पार्टी के तौर पर मौजूद है और इसका एजेंडा मुल्क के खिलाफ है, इस्तेहकाम के खिलाफ है। खुदा को खौफ करे सर। अल जुल्फिकार सर, आपको याद होगा उसने क्या किया था? हाईजैक किया था, पूरा त्यारा हाईजैक किया था, एक बंदे को, एक ऑफिसर को किल किया था। तो उस पर भी इसी तरह इल्जाम थे। टेररिस्ट और बैन करना ये माजी में हुआ है, ये नए खेल नहीं है कि अभी हम देख रहे हैं। तो ये अपनी अल जुल्फिकार बना लेना, पीपल्स पार्टी में न रहें, ये कहें कि जी हम और चीज हैं। वो तो पीपल्स पार्टी से अलग कोई चीज बनी थी, पीपल्स पार्टी जेलों में रह रही थी। हम भी उस वक्त कह रहे थे कि ये टेरर नहीं होना चाहिए, इस टेरर से जो है वो पीपल्स पार्टी की अपनी जमहूरी जिद्दोजहद को नुकसान पहुंचेगा। ये कौन लोग हैं भाई? ये कोई पॉलिटिकल वर्कर्स हैं? जिस तरह से ये चार सर सर, बकौल माजी आप की सर जिस सवाल- तरह जो इमरान खान के लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लाडला, आज उसी में सवाल कर लेते हैं सर, क्या रियासत या जो ताकतवर हल्के हैं, क्या ये तरीका दुरुस्त है कि एक को लाडला बनाओ, दूसरे को बिगाड़ो, जब दूसरा ज्यादा उछलने लगे तो उसको लाडला बना दो? रियासत किस समझा रही है? आपसे सिंपल सा सवाल है सर, एक को लाडला बनाया, दूसरे को बिगाड़ दिया। मैं हमेशा इसका खिलाफ हूँ कि गैर सियासी पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो सियासी अमल में मुदाखलत करें, उन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। उन्हें गमले नहीं लगाने चाहिए। सर नहीं लगाने चाहिए। सर मेरा एक बड़ा सादा सा और मासूमाना सा सवाल है वसीम बदामी वाला सर आपसे। सर देखें, बाहर देखने में क्या लगता है, आप बाहर आएँ या प्रेस क्लब चले जाएं या फिर आपने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, चलिए आप लीस्ट पे आ जाए, वीडियो पैगाम जारी करना है आपने। अगर आप जारी कर देते हैं तो आप घर चले जाते हैं, और अगर आप नहीं करते तो वापस उल्टे पाँव ही आपको जेल भेज देना है। सर बाहर देखने में तो यही है ना, कुछ कहें सर, कुछ कह दें। आज आपको बाहर जो देखने में लग रहा है उसको ऑन कर लें कि आपको ये देखने में क्या लगता है कि उनका अपना। मुझे लग रहा है जो पॉलिटिकल वर्कर, जो बाकी जिन लोगों ने कमिटमेंट के साथ रहा है और उनको अगर जबरदस्ती किया जा रहा है तो ये ज्यादती है, जुल्म है। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मुझे अफसोस हुआ है जिस तरह से अली जैदी ने ऐलान किया, पहले कहा था कि मेरी कनपट्टी पे गोली मार दें और फिर उसके बाद उनको मजबूर किया गया कि वो अलहदगी करें। मैं इस बात के हक में नहीं हूँ भाई, मैं बिल्कुल नहीं इस बात के हक में। लेकिन मुझे ये असल मसला ये है कि एक खिलाड़ी था, अच्छा खिलाड़ी था, आपने कहा कि नहीं सियासतदान बनाओ इसको, फिर उसको खड़ा गया, फिर उसको बनाया गया, फिर उसको संभाला गया, फिर लेकिन उसके अंदर अकल नहीं डाली गई। वो टोटल सियासत से नाबालिग, उसने जिंदगी में एक किताब भी सियासत पर नहीं पढ़ी है, वो कुछ नहीं जानता है सियासत के बारे में। सर मान लेते हैं एक खिलाड़ी जो नहीं नालायक था, नाअहल था, लेकिन जो लायक है, मेरे पास ये पूरी डेटा है, ये मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देखें कि जो तबाही इन्होंने मचाई है सिर्फ 13 महीने में, आपका डॉलर का, अफगानिस्तान से हम पीछे हो गए, अफगानिस्तान तशवीश का इजहार कर रहे हैं सर। तो आप तो अगर आपके इदारे, आपके अफराद, आपके सियासतदान अगर सारे इसी तरह से नाअहल होंगे तो यही होगा। तो आपका क्या हाल है? मैं तारीफ कर रहा हूँ कि हुकूमत में जो है वो लोग जो हैं वो कोई बड़े कमाल के बैठे हुए हैं। सर इलेक्शन कैसे होंगे? सर इलेक्शन कैसे कराने हैं? सर कुछ बताएं, कुछ करें। नहीं, इलेक्शन कराने हैं किस लिए? आपको इलेक्शन कराने हैं तो एक मुद्दत तक कराने हैं, जो आपकी मुद्दत है उस मुद्दत पर इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं होंगे तो मैं आपके साथ कराऊंगा। इलेक्शन होने चाहिए हर हालत में। थैंक यू सो मच। हमें ना पड़ेगा, वी हैव टू वेट टिल इलेक्शन। अगर हमने अपना अवामी मैंडेट सामने रखना है इदारों के, एस्टैब्लिशमेंट के, सियासतदानों के या हुक्मरानों के, तो वी हैव टू वेट। एक क्विक ब्रेक लेने वापस आएंगे। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So basically we are in the second hour of the show. Second hour जो होता है हमारा full of productive discussions और वो सारे मसाइल जो कि रोजाना की बुनियाद पर आपको फेस करने पड़ते हैं. But sometime you got confused because we have so many treatments, so many आपके tutorials जो कि Instagram पे होते हैं, social media पे होते हैं, बहुत सारे reviews जो कि social media activists, influencers या आपके जो bloggers हैं वो दे देते हैं. But although वो तो promote कर रहे होते हैं, आपने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. अगर आप अपने बालों की बात करें, अपने स्किन की बात करें या आजकल खवातीन को दरपेश
पेश जितने भी मसाइल हैं, चूँकि क्लाइमेट चेंज ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का मसला है, तो कभी ना कभी स्किन के मसाइल हो रहे हैं, कभी बालों के मसाइल हो रहे हैं। बट ऑल दो आजकल इस तरह के ट्रीटमेंट्स डर्माटोलॉजिस्ट या आपकी एक्सपर्टीज़ के अलावा सैलून पे भी अवेलेबल हैं। तो क्या रिव्यू बेस पर आपको जो मसला है उसको आप एड्रेस कर सकते हैं? ये बहुत एक सेंसिटिव मामला है भाई, आपकी जान है तो जहान है और स्किन है तो आपकी खूबसूरती है, ये दो चीज़ें बहुत कॉमन है, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है आपको। तो अगर आपको स्किन के कोई मसाइल हैं या बालों के कोई मसाइल हैं तो किस तरह से आपने कंसल्टेशन करके ही किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, सिर्फ रिव्यू बेस्ड पे नहीं जाना। इस पर आप आज प्रोग्राम में बात करेंगे और किस कंसल्टेशन के लिए किसके पास जाना है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। खैर इसका जवाब लेने के लिए डॉक्टर नादा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ये एस्थेटिक फिजिशियन है, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अभी जब मैं प्रोग्राम शुरू कर रही थी ना तो मेरी प्रोड्यूसर फिर से कहती हैं डॉक्टर नादा लेकिन उनकी स्किन तो देखिए कितनी अच्छी है, मतलब डॉक्टर होने का ये तो देखिए फ़ायदा भी है और अच्छी बात भी है कि अगर आप जिस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, जिस पे काम कर रहे हो, वो नज़र भी आना चाहिए आपके पूरे अटायर में और आपके पूरे ऑरा में। और डॉक्टर नादा, मैंने प्रोग्राम के शुरू में कोशिश की है बताने की कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ट्रीटमेंट्स है, एंड समटाइम हमारी ऑडियंस और हमारी पब्लिक जो है दे गॉट कन्फ्यूज्ड कि किस मसले के लिए किसकी तरफ जाना है। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके जितने भी सैलून्स हैं वो बहुत सारी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, डर्मा हो गया और इसके अलावा आपके हाइड्रा फेशियल हो गया। क्या आपको सैलून्स में और डर्माटोलॉजिस्ट में या फिजिशियन में फ़र्क बताएगा लोगों को ताकि उन्हें पता चले किस चीज़ के लिए कहाँ पे जाना है? सैलून्स के हाइड्रा फेशियल का तो मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है कि वो किस तरह के होते हैं, किस तरीके से करते करवाना हैं। चाहिए उनसे? आई गेस कि जिस तरह से एक डॉक्टर आपकी स्किन को समझ सकते हैं उस तरह से सैलून में ब्यूटिशियन नहीं समझ सकते। हालांकि ब्यूटिशियंस के भी अच्छे कोर्सेज होते हैं, अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएँ तो दे हैव गुड कोर्सेज, दे ऑफ कोर्सेज करके आप ब्यूटिशियन बनते हो। लेकिन यहाँ पे इस तरह का पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम नहीं है। यू आर नॉट सर्टिफाइड, मतलब सर्टिफिकेशन नहीं होती, सर्टिफाइड नहीं होते हैं मोस्टली। तो आई थिंक जो डॉक्टर कर सकता है वो डॉक्टर को करने दें, जो सैलून में की स्पेशलाइजेशन जो उनकी होती है बस यू शुड जस्ट गो फॉर दैट। डॉक्टर नादा, दूसरी बात ये कि अक्सर औकात अब आपको होता है टेक्नोलॉजी हमारे लिए, और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के जितने भी ट्रीटमेंट है अगर आपकी स्किन को उसकी ज़रूरत है तो यू शुड गो फॉर इट। अब वो डर वाला ज़माना चला गया कि स्किन के साथ कुछ छेड़ाछाड़ी करोगे तो और मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। एजिंग से शुरू कर लेते हैं। बहुत बड़ा मसला है ख़वातीन का और हर किसी की ज़रूरत कोशिश होती है कि ज़रा कम बूढ़े लगें और ज़रा जब बूढ़ा होना है उस एज में लगें, वरना आजकल हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मार्केट में हैं। क्या क्या है वो जो एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो बेसिक चीज़ है, हमारी एजिंग ज़्यादा होती है जब हम सन के साथ बहुत एक्सपोज होते हैं। एक होती है आपके इंट्रिंसिक एजिंग जो जेनेटिक एजिंग आपकी होती है, और एक बाहर के फैक्टर्स की वजह से एजिंग होती है। अब जो इंट्रिंसिक एजिंग है उसका तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो अल्लाह की तरफ से ही होती है। बाहर के फैक्टर्स को हम कुछ हल्का मोटा कंट्रोल कर सकते हैं विद डाइट, विद प्रॉपर डाइट के साथ, प्रॉपर आप सन ब्लॉक के साथ, सन प्रोटेक्शन के साथ अपनी हाइड्रेटेड रखें, मॉइस्चराइज रखें स्किन, और अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप मॉइस्चराइजर्स और सन ब्लॉक यूज़ करें। ये नहीं कि कोई भी आपको मिले कि मार्केटिंग रिव्यू को कर रहा है तो मतलब उसकी स्किन के लिए अच्छी है तो डजंट मीन कि आप, इट डजंट मीन कि सो यू नीड टू नो कि आपने अपनी स्किन पे प्रोडक्ट कौन सा लगाना है, किस तरह का लगाना है और एज वाइज कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, ये तो चलिए प्रिकॉशंस हो गई, एहतियात हो गई, या आपने रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है। अगर आप जाएँ एजिंग की तरफ, रिंकल्स की तरफ खास तौर पर, तो हमारे पास इसका भी क्या क्या ट्रीटमेंट मौजूद है? काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो बहुत जब ड्राई स्किन होती है उसकी वजह से भी फाइन रिंकल्स आ जाते हैं, एक तो उसको हाइड्रेट रखें स्किन को। दूसरा हाइड्रा फेशियल हेल्प्स अ लिटिल बिट विद फाइन लाइंस। अगर आप करवाओ, उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रासोनिक प्रोब्स होते हैं जिससे हम, लेकिन वो बहुत शुरू की एजिंग में हेल्प करता है। उसके बाद इनिशियली उसके बाद देयर समथिंग कॉल्ड PRP, आपका ब्लड लेते हैं और उसमें प्लाज्मा निकाल के इंजेक्ट करते हैं। दैट्स एन एंटी एजिंग थेरेपी। उसमें ग्रोथ फैक्टर्स आपकी स्किन में डायरेक्टली डालते हैं। उसके साथ माइक्रो नीडलिंग करते हैं, उससे आपकी न्यू कोलेजन बनती है, एजिंग स्टॉप होती है। थोड़े डीप रिंकल्स की तरफ जब आप जाते हो तो फिर बोटॉक्स हेल्प्स, क्योंकि माइक्रो नीडलिंग एज को थोड़ा सा रिवर्स तो करती है और एजिंग को स्टॉप भी करती है, लेकिन वो डीप रिंकल्स पे इफेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं होती। वो अबाउट 30 to 40% तक डीप रिंकल्स बेहतर होते हैं उससे। इफ़ यू रियली वांट टू गेट रिड ऑफ देम, स्पेशली यहाँ पे, और ये जो क्रोज फीट वाला एरिया होता है, यहाँ पे जो रिंकल्स आते हैं, उसके लिए बेस्ट ये है कि आप बोटॉक्स करो। अच्छा, बोटॉक्स अगर हरमीत हम बात करें ना तो अच्छा डॉक्टर नादा डॉक्टर नादा जी नादा डॉक्टर
डॉक्टर नाला, अच्छा माजत के साथ, अच्छा डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर साहब अगर हम देखें गर्मियाँ हैं, गर्मियाँ आते ही हम देखते हैं कि बाहर धूप में जाएं या वैसे भी तो स्किन में वैसे जलन होती है। और दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि स्किन के जितने भी मसाइल हैं हम अक्सर देखते हैं कि वक्ती तौर पर लोग ठीक हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि भैया टाटा गुड बाय। तो क्या ये कहाँ गलती करते हैं कि अगर हम वक्ती तौर पर ठीक हो जाए दोबारा वो स्किन उसी तरह डैमेज हो जाती है? तो यहाँ पे गलती कौन सी होती है पेशेंट की, एक शख्स की? अच्छा। जो क्लिनिक एक बार जाते हैं और फिर फॉर द टाइम बीइंग जो मसाइल एड्रेस होते हैं। मैं बताती हूँ। गर्मियों की जहाँ तक बात है, गर्मियों का थोड़ा सा ख्याल थोड़ा और तरीके से करना होता है स्किन को। जनरली जिनकी ऑयली स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र ना लगाएं। दे शुड यूज़, अगर बहुत ज़रूरत भी पड़ती है मॉइस्चराइज़र की तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स लगाएं। सन ब्लॉक भी जेल बेस्ड या पाउडर बेस्ड लगाएं ऑयली स्किन वाले। ड्राई स्किन वालों का इतना इशू नहीं होता। मेटिकुलस क्लेंजिंग रात को, उसके बाद फेस अच्छे से वॉश करना, अपने प्रॉपर सिरम्स वगैरह, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ये बात आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि एक दफ़ा में फ़र्क पड़ता है और फिर वो थोड़े अरसे के बाद ख़त्म हो जाता है। अब हमारा जो चेहरा है सबसे ज़्यादा वो एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट से, धूप से, ठीक है। आप अगर एक दफ़ा दांत ब्रश करें, आप एक दफ़ा स्केलिंग करें, वुड यू से कि नहीं अब पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं करनी? ऐसा नहीं होता ना। सो यू हैव टू डू इट रेगुलरली। इसी तरह स्किन के जो भी इश्यूज़ हैं, यू हैव टू मेंटेन इट। उसको डेली बेसिस पे आपने घर में भी ख्याल करना है। लोग नहीं करते, हम बताते हैं, बताने के बावजूद नहीं करते। एंड इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, कैसे ठीक रहेगी? देखिए एक मसला है ना, फॉर एग्जांपल दानों का प्रॉब्लम है, वो तो है आपको, ड्राई स्किन है। आप जब तक मॉइस्चराइजर रेगुलरली नहीं लगाओगे वो ड्राइनेस कैसे खत्म होगी? मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, चाहे मेंटेन तो करना पड़ेगा और फिर वही ट्रीटमेंट्स भी मेंटेन करनी पड़ती हैं। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनेंस। अच्छा डॉक्टर नादा, एक सवाल है, आप सवाल के इसको ये स्टीरियोटाइप पे, आई डोंट नो, इट साउंड्स लाइक कि अभी भी आपने बहुत सारी पोस्ट सोशल मीडिया वैसे देखी होंगी जिसमें बहुत सारी ख़वातीन, खासतौर पे सेलिब्रिटीज़ जो है वो बोटॉक्स वगैरह कराती, चाहे वो लिप्स के हो, फिलर्स हों या आपकी स्किन के जो रिंकल ट्रीटमेंट की आप बता रही हैं। हम बड़ा लगा देते हैं बिफोर और आफ्टर वाला सीन ना, स्टीरियोटाइप बना हुआ है। वी जस्ट वांट टू ब्रेक इट आउट नाउ बिकॉज मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए है और हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्यों अभी तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए? बिकॉज इसके मैं चाहती हूँ कि ज़रा से थोड़े से फ़ायदे आप बताएं ताकि लोगों को पता चले कि ये क्यों कराना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों वो कराती हैं जिन्होंने कराएं। देखिए जहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जिस कुछ फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर एग्जांपल अगर आप बीमार भी हो, आप कोई दवाई लेते, बुखार की दवाई ले लो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं ना। सो यू टेकिंग, आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट वाली चीज़ देख रहे होते हो, ठीक है। सो एवरीथिंग हैज़ इट्स बेनिफिट्स एंड इट हैज़ इट्स रिस्क्स, ठीक है। As far as Botox is concerned, Botox, contrary to what people believe कि जी हमारी स्किन और ज़्यादा सैग कर जाएगी Botox से, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। Botox works between 4.5 to 6 months, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा कराना पड़ता है। अब जितना टाइम Botox आपकी स्किन पे काम करता है, आपके रिंकल्स पे, उतना टाइम आपकी एज वो फ्रीज कर देता है। Okay. So it actually even freezes your age. Yeah, age. और बोटॉक्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स सच नहीं है अगर जो डॉक्टर हैं वो सही लगा रहे हों बोटॉक्स तो। Unless it has to be placed in the right specific points पे बोटॉक्स को लगाया जाता है। तो अगर तो वो लगाया जाए, और दूसरी मज़े की बात ये कि इट्स रिवर्सिबल। क्योंकि इसका इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स या इवन द इफेक्ट डजंट स्टे फॉर वेरी लॉन्ग। तो बोटॉक्स आई थिंक इज़ गुड, मैंने किया हुआ है, हर कोई करता है, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। आप जो चीज़ें देखते हैं दैट्स बॉच्ड बोटॉक्स। दैट्स वेरी गुड बिकॉज यू शुड ऑन नाउ। अब आपको ऑन करना चाहिए, जैसे आपने ऑन स्क्रीन ऑन किया कि भी मुझे ज़रूरत थी, मैंने किया। और देखिए अगर ऑन स्क्रीन एक बंदा अच्छा आ रहा है, ऑन स्क्रीन क्या अगर रियल लाइफ में भी अच्छा आ रहा है और उसने सब कुछ किया हुआ है, तो मतलब कि इस चीज़ की ज़रूरत भी है और फिर मार्केट में इसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है। डॉक्टर नादा, एक और चीज़, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मार्केट एंड स्पेसिफिकली स्किन केयर मार्केट ना, जो आजकल बहुत ज़्यादा बूस्ट भी कर रही है। अब आपने बात की है कि अनटिल अनलेस उस डॉक्टर के पास जो कंसर्न हो या वो बिल्कुल ठीक करता हो। अब आपको पता है बाहर जितनी भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं या एस्थेटिक फिजिशियन है, दे हैव एक्सपर्टीज़ प्लस दे हैव सर्टिफिकेशन एज वेल। यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी को अगर कोई मशीन भी हम दे रहे हैं, कोई मशीन किसी क्लिनिक पे हम देख रहे हैं, बगैर सर्टिफिकेशन के हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट जो मशीन्स भी अलाउ कर देते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना और वो यहाँ मौजूद होती हैं, ये भी रिस्की हो सकता है। इसीलिए भी शायद आपके इट कुड बी रिस्की, यस।
लॉट ऑफ द टाइम्स हमें आपकी स्किन कलर और स्किन टाइप के मुताबिक सेटिंग्स करनी पड़ती हैं मशीन्स के ऊपर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से पैरामीटर्स यूज़ करने हैं किसके ऊपर, बिकॉज एशियन स्किन्स जो होती है ना वो बहुत दे वेरी ट्रिकी, डार्क होती हैं, ब्राउन होती हैं, और हल्का सा भी आप 19-20 का भी कोई लेज़र में गड़बड़ कर दो तो पिगमेंटेशन हो जाती है. तो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद. यस, लेकिन जो जिनसे आप मशीन्स लेते हैं फिर FDA अप्रूव्ड मशीन्स, तो वो आके आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के जाता है. ऐसे आपको नहीं अलाउ कर देते कि यू कैन यूज इट एंड यू कैन यूज ऑन योर कस्टमर. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो बड़ा अहम सवाल है, अगर हम देखें ख़वातीन के मसले मसाइल स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा भी होती है, वैसे भी उनको बड़ा केयर करना अच्छा भी लगता है, ख़वातीन स्किन के हवाले से काफ़ी वो भी होती हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये मसला जो है अब मर्द हजरात का भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ख़वातीन का भी बहुत ज़्यादा हो चुका है. पहले हम देखते थे कि भाई एक एज होती थी, लेकिन अब एज से पहले जो है नौजवानों की दाढ़ियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, ख़वातीन के बाल सफ़ेद हो रहे हैं. ये कौन सी क्या वजूहात है, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि भाई बच्चे उनको हम देखते हैं कि उनकी उम्र 22-23 होती है और 2-3 सफ़ेद बाल, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 30 तक पहुँच पूरी दाढ़ी सफ़ेद. मैं बताती हूँ, इसमें बहुत सारी वजह हैं. एक जेनेटिक होता है, माइक से बटा पीछे करें, सॉरी, एक जेनेटिक होता है. जेनेटिक्स में कुछ लोगों की जेनेटिकली ही बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग होती है, उसमें देयर इज नथिंग वी कैन डू, बिकॉज़ जीन्स में एक है, जीन्स में चीज़ है. लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द डाइट. अब तो वो खालिस डाइट्स नहीं हैं जो हम पहले ज़माने में हमारी नानियाँ दादियाँ लेती थी. पोल्यूशन बहुत है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत है, स्मोकिंग, अल्कोहल इससे भी होती हैं. प्लस हम अपने जो बालों के साथ डाई और ये रिबॉन्डिंग और ये सब करते हैं, उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर एजिंग होती है. अपार्ट from that, talking about diet, biotin, zinc, copper, protein deficiency, विटामिन B12, B6, इनकी डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी हमारे बाल जो हैं वो प्रीमेच्योरली एज करते हैं. लेकिन उसमें ये होता है कि हम जनरली आपके ये सीरम लेवल्स कराते हैं, अगर कोई डेफिशिएंसी नज़र आए व्हेन वी स्टार्ट द मेडिसिन्स, तो आपकी जो वाइट हुए होते हैं ना बाल, वो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं. लेकिन अगर जेनेटिक्स की वजह से हुए हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हुए हैं तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू ब्रिंग देम बैक. जेनेटिक्स की वजह से होते हैं तो फिर तो वी कैन डू एनीथिंग. तो अ लॉट ऑफ इट आल्सो हैज़ टू डू विद हमारी लाइफस्टाइल आजकल बहुत चेंज हो गई है ना. Exactly. और आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो हमारे जीन्स पे भी अफेक्ट करते हैं. सो वेरी स्लोली दे स्टार्ट टू एक्ट ऑन आवर जीन्स आल्सो. और ये जो स्लोली और ग्रेजुअली पॉइजन कर रहा है हमारी लाइफ्स को, आई थिंक इसके बड़े लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो कि हमें भी फील नहीं हो रहे, लेकिन आने वाली जनरेशन को ऑफ कोर्स फील होंगे. डॉक्टर नादा, मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप इस हवाले से कोई ऐसा पैगाम भी ज़रूर दें कि अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो मैंने आई थिंक कोई दूसरी तीसरी दफ़ा इस पूरे सेगमेंट में इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि यू शुड गो फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स. आई वांट यू. Yeah, you should go for these treatments because a lot of these treatments are natural. अगर हम PRP की बात करते हैं या हाइड्रोफेशियल की बात करते हैं, these are natural treatments. इसके अलावा भी हम बायोफिलर्स होते हैं जो आपके ग्लो के लिए फेस के अंदर डालते हैं. लेकिन लोग डरते हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सिर्फ इस चीज़ से कि मशीन इस्तेमाल हो रही है. मशीन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मशीन भी आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जो रिलायबल हो, जिसके पास आपको पता है कि अच्छे से पता है कि मशीन कैसे यूज़ करनी है. हाँ जी, जिनके पास आपको फॉर एग्जांपल जिनके पास कोई फेमस लोग जा रहे हो या जिनके पास आपके माँ बहन बेटी किसका अच्छा रिव्यू लेके आप जाएं, एक्सपीरियंस जिनका रहा हो. सो वर्ड ऑफ माउथ से ही लोग आते जाते. सो जस्ट गो वेयर यू फील दैट यू कैन ट्रस्ट द डॉक्टर. एंड नो, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये आपके बिल्कुल भी फेस को ख़राब नहीं करते, हार्मफुल नहीं है. और दूसरी बात ये, और बल्कि एजिंग को वो स्टॉप करते हैं. और जब एजिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए ट्रीटमेंट्स तो करने हैं ना. Exactly. The most important thing that I would like to stress on is कि एस्थेटिक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके फेस के नेचुरल कॉन्टर्स रहें. वो जो आप देखते हैं ना बलून्ड अप चीक्स हो जाती हैं, एस्थेटिक्स की खूबसूरती है कि आपको नेचुरली वो प्यारा रखे. यू शुड नॉट लुक आर्टिफिशियल. सो ट्राई एंड गो टू समबडी हु विल मेक यू नेचुरली प्रिटी, नॉट समबडी जिसमें आप वो आर्टिफिशियल लुक आपकी आना शुरू. एक्स्ट्रा चीज़ आपकी स्किन में ऐड नहीं करनी है, आपके फेस में ऐड नहीं करनी, जो है उसको मेंटेन करना है, उसको फ्रेश करना है या उसको अच्छा करना है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ एस्थेटिक्स. ये बेसिकली जो हमारे फिजिशियंस हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या एस्थेटिक फिजिशियंस हैं, उनका टारगेट अगर ये हो तो मेरे ख्याल से हर बंदा इस तरह की चीज़ों को अवेल ज़रूर करे. और दो
डॉक्टर नादा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। देखिए काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन हमारी इनसे रही और आपने भी काफ़ी कुछ इससे निकाला होगा डिस्कशन से, बट मैं जाते जाते फिर दोबारा से यही कहना चाहती हूँ कि आपकी जान है, आपने इसका ख्याल रखना है, आपकी डाइट है, आपने इसका ख्याल रखना है, आपका जिस्म, आपका चेहरा, आपके हाथ पाँव और आपका ही बाल है जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नेचुरल प्रोसेस के अलावा अगर कोई मसला बहुत ज़्यादा है तो कंसल्ट ज़रूर करें और डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। अपना ख्याल रखें और अपने प्यारे लगने के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो उसको ऑन करें, उसको डिस ऑन ना करें। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप जानते हैं अगर आर्ट की बात करें, आर्टिस्ट की बात करें तो उसकी कोई सरहद नहीं होती। अगर हम आर्टिस्टों की बात करें, उनमें अगर मौसीकारों की, अदाकारों की, शौरा की ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में उन्हें सराहा जाता है, उन्हें फॉलो किया जाता है, उनसे सीखा जाता है और उनका लिखा हुआ या फिर पढ़ा हुआ सिखाया भी जाता है। लेकिन एक बार फिर से बेअक्ली का सबूत दिया हमारे हमसाया मुल्क भारत ने। सुना तो आपने होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये मैं कह नहीं रही, लेकिन ये लिखा किसने? मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हमारे कौमी शायर। उन्होंने लिखा और ना सिर्फ उसको लता मंगेशकर समेत दुनिया के बहुत सारे मौसीकारों ने उसको गाया भी और उसको बड़ा पहचाना, बड़ा सराहा भी गया। लेकिन अब अगर बात की जाए, जो कल की खबर हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के छठे सेमेस्टर BA के छठा सेमेस्टर जो है उसमें एक मजमून पढ़ाया जाता था जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ था, जिसका नाम था कम्युनिटी। अब उसको निसाब का हिस्सा नहीं बनाया गया, मतलब निसाब से खारिज कर दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम मजमून लिखे हुए की बात करें या मुख्तलिफ शौरा की बात करें, उनके काम की बात करें, तो पूरी दुनिया में से पढ़ाया लिखाया जाता है, ख़ास उनका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो या किसी भी मुल्क से हो। ये हरकत क्या थी और इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमने एक सेगमेंट इस पर रखा है और बात करने के लिए फ़रहत अब्बास शाह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपके आने का बेहद शुक्रिया। सर अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें, बल्कि अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम इसको डिस्कस भी कर रहे थे, अगर हम आर्ट की बात करें तो उनका जितना भी आर्ट है, चाहे वो बॉलीवुड का हो, गाने की सूरत में, शायरी की सूरत में या अदाकारी की सूरत में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बड़ा पसंद किया जाता है। लेकिन अगर हम शायर पाकिस्तान की बात करें और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, जो कि 2 कौमी नज़रिया के बानी भी हैं, इस वजह से, इस चपकलिश की वजह से या इस ग्रज की वजह से उन्होंने ये हरकत की है, क्या समझते हैं आप? कॉम्प्लिकेशन है इसमें, यानी कि इससे इतना सादा नहीं है ये बात। उसकी वजह ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत जो है वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता जहाँ पाकिस्तान को निशाना बनाना हो। आजकल भी उनका मीडिया, उनके दानिश्वर, उन्होंने पाकिस्तान को रखा हुआ है अपने निशाने पे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेचीदा है कि उनको 75 साल बाद याद आना था कि अल्लामा इकबाल का हमने जो मजमून है कोर्सेज से निकालना है। ये सिंपल इसलिए नहीं है कि पूरी दुनिया में कुछ जो बड़ी ताकतवर जो ताकतें, जिनको हम तागूती ताकतें कहते हैं, वो पूरी दुनिया के मुआशरों को तज्जियाती फ़िक्र से और नज़रिए से तही करना चाहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो चाहती हैं कि लोगों के पास वो नज़रिया, वो लिटरेचर, वो इल्म ना रहे जो उनको मुआशरे को तरतीब में लाना सिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है। मसलन मिसाल मैं आपको देता हूँ, यहाँ साहिर लुधियानवी जो है उसको पढ़ाते हुए यहाँ निसाबों में नहीं उसको नज़र आता, हालांकि वो हमारे शायर हैं, उधर चले गए थे सिर्फ। ये दोनों तरफ है। तो अगर हम ये चाहें कि जी ये हमारा, चूँकि वो अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, वो पैदा भी वहीं हुए और वफ़ात भी उन्होंने वहीं पाई, वो तो ओन करते हैं वो। ये इंडिया के साथ भी मैं आपको बताऊं, ये जो कुछ ये बंद करवा रहे हैं इस तरह के काम, और अल्लामा इकबाल के मजमून का, उनके तालीम से, निसाब से निकलने का मकसद ये है कि इंडिया ख़ुद जो है उसने अपना नुकसान किया है। वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, वो दावा तो उनका ये है कि हम सेकुलर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर जमहूरियत है, क्लेम यही करते हैं। क्लेम ये है, लेकिन वो खुद जो है वो हमारी तरह ही बहुत सारे वो इंतशार और बहरानों का शिकार है इंडिया इस वक्त जगह जगह पे। साहिर लुधियानवी हो या फिर अगर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हो या दुनिया का कोई भी ऐसा शायर या कोई ऐसा लिखने वाला, मुआशरा साजी में जो चीज़ें अहम होती हैं उसको दुनिया में कहीं भी पढ़ाना लिखाना चाहिए। बड़ी अच्छी आपने बात की, मुआशरा साजी, नजरिया साजी, है ना सर, उस मजमून का नाम ही कम्युनिटी है। तो ना वो मुसलमानों के बारे में, ना वो इंडियंस के बारे में। अब ये देखें, हम 75 सालों से इकबाल को कितना हम यहाँ पढ़ा भी रहे हैं, उसके हवाले से बहुत अदारे खुले हुए हैं, हज़ार कुतब लिखी गई हैं, तो कितनी मुआशरा साजी हो गई है। उसकी वजह ये नहीं है कि अल्लामा इकबाल की फ़िक्र और उनके नज़रिए में कोई कमी है।
हमने उनको सिर्फ सजाने के लिए और बुलाने के लिए और गाने बजाने के लिए रख छोड़ा है। मुताले के लिए वो अमल कुछ समझ भी नहीं आया ना, समझना चाहते हैं ना सब, क्योंकि जो मुक्तदर तबका होता है ना, वो इकबाल चैलेंज करता है उस मुक्तदर तबके को जिसके यहाँ उम्मत का तसव्वुर नहीं, जिसके यहाँ वतन की तामीर का तसव्वुर नहीं, जिसके यहाँ खुदी का तसव्वुर नहीं। और अशराफिया के हालात तो आपके सामने, उनके यहाँ सिर्फ इक़्तिदार का तसव्वुर है। अवाम मर जाए, भूखी मरे, जल मरे, घर जलाए जाएं, यही तो हो रहा है। शोहदा की यादगारें जलाई जाएं, जलाओ घिराव हो, कुछ हो मुल्क में, उनको अपने इक़्तिदार चाहिए। हमने कुछ नहीं सीखा। तो हमने अभी, मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से, कि मैं पिछले 4-6 महीनों से बज़्म इकबाल से वाबस्ता था। अच्छा जी। और एक और मेरे साथ मंसूर आफाक भी वहाँ वाबस्ता थे। तो ये मौजूदा जो इस वक्त हमारे सेक्रेटरी जो है और वो जो सकाफत और ये जो अदारे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो पता नहीं, यानी पर्सनल वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि ये तो काम करने वाले लोग हैं, इनको निकालो। यानी अल्लामा इकबाल के अदारों के साथ जब हम खुद ये करेंगे तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि जी भारत ने जो है वो उसका मजमून एक निकाल दिया। उन्होंने तो भाई निकालना है वो। अच्छा, फिर मैं आपको एक बहुत और खूबसूरत बात आपने की फरद साहब। मैं जी 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 हमीद कंटिन्यू करें। जी आप कंटिन्यू करें। नहीं आप कंटिन्यू करें, आपका सवाल करें। अच्छा, मैं सवाल जो सर आपने जो बात की, बड़ी खूबसूरत बात की कि चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, दोनों तरफ जिस तरह तारीख़ी मकामात अगर वो मुसलमान से रिलेटेड है तो उसको हिंदू धर्म का नाम दे के, किसी हिंदू बड़े योद्धा का नाम दे के उसको चेंज किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। शहरों की आपने बात की, जिस तरह इस नसाब की बात की हमने यहाँ पे, तो उसके घर पर भी हमने हमला कर दिया, आपको याद होगा। तो ऐसे में ये जो चीज़ चल पड़ी है, ये रीत जो चल पड़ी है, इससे कितना आने वाली जनरेशन को कितना नुकसान होगा। और तारीख को इस तरह अगर छुपाएंगे हम तो क्या तारीख दब जाएगी, जो आज भी वही तारीख हमारे सामने आती रहती है। हरमीत, दुनिया का जो इस वक्त दुनिया पर जो गालिब निज़ाम है वो है सरमायादाराना निज़ाम। सरमायादाराना निज़ाम की वो उसमें इनबिल्ट है कि उसने लोगों को तकसीम करना है, कहीं नज़रिए की बुनियाद पर, कहीं कौमियत की बुनियाद पर, कहीं मज़हब की बुनियाद पर तकसीम दर तकसीम करना है, बिरादरियों तक को तकसीम करना है। और वो करते जा रहे हैं और हम होते जा रहे हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और जो अच्छा वतन के नाम पर एक्सप्लॉइटेशन, किसी मुल्क में मज़हब के नाम पर एक्सप्लॉइटेशन, फिर सब का टकराव। आप मुतालिया कर लें पिछले दूसरी जंग अजीम के बाद से लेके अब तक तकसीम दर तकसीम का अमल। और दूसरा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे बच्चों के जहनों से तालीमी निज़ाम के ज़रिए वो जो तज्ज़ियाती फ़िक्र की, जो अच्छे बुरे और खैर व शर में इम्तियाज़ और तमीज़ की जो काबिलियत डेवलप होनी थी, हमारे निसाब इस तरह के मुसल्लत किए जा रहे हैं कि वो बच्चों को भी फारिग किया जा रहा है। अब मिसाल आपको देता हूँ, ये जो सोशल मीडिया का आउटपुट निकला है हमारा पिछले दिनों में 9 मई को, तो आप सब ने देख लिया कि वो बच्चे जो आधे बच्चे वीडियो बनाने में लगे हुए हैं और आधे जलाओ घिराव में लगे हुए हैं। तो वो ये सोशल मीडिया भी कहाँ से आया है? अनकंट्रोल्ड मीडिया हमारे लिए और उनके लिए पूरा कंट्रोल्ड। उनको पता है कौन सा बटन ऑन और कौन सा ऑफ करना है, अच्छा, किस वीडियो को उन्होंने वायरल करना है और किसको नहीं करना। और इन वीडियोस के जरिए जो इस वक्त क्योस की सूरत मुल्क में पैदा की जा रही है, ये सब आपके सामने। अच्छा फरज साहब, देखिए अब आप जो बात कर रहे हैं ना, मतलब इस तरह की बात जब भी किसी प्रोग्राम में डिस्कशन में होती है, खा वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो, हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि डैमेज इज़ डन, और डैमेज भी बहुत देर पा हो गया है। अगर बच्चों की बात करें, इस जनरेशन जिसको आजकल की टर्म में कहते हैं जेन जी, मतलब जनरेशन वो है जिसके साथ टेक्नोलॉजी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है। सर अगर हम फ़ख्र पाकिस्तान की बात करें, खैर अभी तो हम सिर्फ हमें नाम ही याद है ना, उन्होंने क्या कहा, खुदी का सबसे बड़ा पैगाम जो उन्होंने दिया, जो कहते कहते मर गए। लोगों को सो खुदी का ही नहीं पता कि खुदी है क्या। वो उसकी तफहीम इकबाल देखें, उसने इकबाल के यहाँ तसव्वुर मिलता है इज्तिहाद का, कि जो मॉडर्न इस वक्त जो अहद है उसके मुताबिक सोच के इस्लाम की, दीन की, बाकी मज़ाहिब की ताबीर की जाए और उसके मुताबिक रहनुमाई ली जाए। और अगर पुरानी कोई ताबीर थी जिसे आप इल्मुल कलाम भी कहते हैं, वो पुरानी जो ताबीरें थी, वो कहता है कि आज के मुताबिक आप कुरान और सुन्नत को समझने की कोशिश करें। और नौजवान नस्ल पे उसका बड़ा वो फोकस है कि उसके अंदर जो है वो एक साफ सुथरा खालिस नौजवान, एक मुखलिस नौजवान, मोहब्बत करने वाला, हमदर्दी करने वाला, मुआशरे को जोड़ के चलने वाला।
और यहाँ पे जॉन एलिया उसको इकबाल को पीछे धकेल के हर रोज जश्न जॉन एलिया, जहाँ पे अच्छा हमारे सर, हम बात करें शेर व शायरी की तो माशाल्लाह आप भी पाकिस्तान के जाने माने शौरा में से आपका शुमार होता है और अब बड़ा खूबसूरत लिखा है, कुछ सुना दें हमें भी इन सब चीज़ों को ही, अगर हमने कंक्लूड करना हो तो कुछ सुना दें हमें, फिर उसके बाद हम क्लोजिंग पे जाते हैं। चले मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ ताज़ा, ज़रूर सर, इरशाद। कि गैर का भी मेरी हालत पे जिगर कटता है, मैं अगर जिस्म बचाता हूँ तो सर कटता है, पाँव जंजीर करो रास्ते दीवार करो, अरे नादान कभी यूं भी सफर कटता है, क्या बात है। जिस्म कट जाए तो रहता है सलामत फिर भी, घर की इज्जत पे सितम हो तो बशर कटता है, गौर से देख मुझे सब्र के असरार समझ, लालिए चश्म से अफसून शरर कटता है, इस तरह काटूंगा मैं तेरे इरादों की रगें, जिस तरह खैर की तलवार से शर कटता है, होए होए होए, खून बहता हुआ मैं देख रहा हूँ हर सू, देख रहा हूँ, फसले बेसूद की मानिंद नगर कटता है, और हश्र उसका बुरा होता है मेरे दिल की तरह, बेहुनर हाथ में आकर जो गुहर कटता है, क्या बात। देख कर सहमी हुई गलियां सिसकते बाजार, दिल बहुत साबिर और शाकिर है मगर कटता है, कटता है, कटता है, तुझको मजदूर की ताकत का नहीं अंदाजा, नहीं अंदाजा, क्या बात। तुझको मजदूर की ताकत का नहीं अंदाजा, शहर कट जाता है जब दस्ते हुनर कटता है, क्या बात है, क्या बात है। और तह बतह काटता जाता है कई परतों को, एक एक लम्हा जो सरे खौफ व खतर कटता है, और आखिरी शेर है कि जख्म कुछ ऐसा लगा है कि मुसलसल फरहत मेरे अशकों से मेरा दीदे तर कटता है। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर, बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, और क्या खूबसूरती से अपने अल्फाज में पूरी करशन जो वक्त हमारे मुल्क की चल रही है ना, वो सियासत हो, माशरूत हाल हो, हुक्मरानों की आप उनकी दीदा दलेरी देखें या उनकी बेरहमी को देखें, तो बड़ा खूबसूरती सर आपने इन तमाम चीज़ों को बयान किया है। सर आपके आने का बेहद शुक्रिया। उसका भी हरमीत साहब का आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जाते जाते इतना ही कि अगर हम शौरा की उन तसनीफ़ को निकाल के देखें, उनके शेरों को पढ़ें या मुताला करें, तो शायद बेदारी का वो अंसर जो हमेशा इंसान में ज़िंदा रहता है वो ज़रूर पैदा होगी, और हमें भी बेदार होने की ज़रूरत है। ज़रा सा पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमें अपने साथ क्या करना है, किसी के साथ हमने क्या ही करना होगा। आपसे इजाज़त लेनी है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इशूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।